दोस्तों हेडलाइन शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं बड़ी खबर कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया है। 60 दिनों का ये सीज फायर है और इन 60 दिनों में रफ्ता रफ्ता करके हल्के हल्के करके ग्रेजुअली इजराइल की आर्मी लेबनान के इलाकों से निकलेगी, वापस इजराइल में आएगी। वहीं हिजबुल्लाह भी बॉर्डर पर नहीं खड़ा हो सकेगा। जो साउथ लेबनान के इलाके उसके कंट्रोल में थे, अब वहां पर लेबनान की ऑफिशियल आर्मी खड़ी होकर पहरा देगी और यूनिफिल भी वहां पर निगरानी करेगी। हिजबुल्लाह को कहीं पीछे जाना पड़ेगा। हिजबुल्लाह और इजराइल इन 60 दिनों के लिए एक दूसरे पर गोली नहीं बरसाएंगे। क्या 60 दिन के बाद बरसाएंगे पता नहीं। गजा के सीज फायर की मांग तो अमेरिका की तरफ से उठ गई, लेकिन गजा के बिना लेबनान में सीज फायर कैसे हुआ, इस पर सवाल उठ रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं। खैर, ये खबर हमने आपको पीछे तफसील से दी है, उसे आप जाकर देखें। सीज फायर में क्या क्या शर्तें रखी गई हैं। इस वीडियो में हम इस सीज फायर की बात अब और नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सी अहम खबरें हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। दोस्तों, सीज फायर को लेकर आपने बातें बहुत सुन ली होंगी, लेकिन हम उससे आगे बढ़ते हैं। खैर मकदम करता हूं मैं आपका। आदिल खान आज़ाद है नाम मेरा। 27 नवंबर 2024 है आज। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़, और ये रही अब तक की हेडलाइंस। इजराइल से लगातार भाग रहे सेटलर्स, रिवर्स माइग्रेशन की झलक दिखी। 1,17,000 सेटलर्स ने विदेशी जमीन को बोला गुड मॉर्निंग। इजरायली पुलिस वालों और फौजी समेत 9 गिरफ्तार, फलस्तीनियों को किडनैप करने और उन पर हमला करने का इल्जाम। जॉर्डन जाना फलस्तीनियों के लिए हो जाएगा मुश्किल। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने पास करवाया प्लान, बना दी जाएगी कंटीले तारों की दीवार। गजा में 14,000 फलस्तीनी खानदानों का नाम और निशान मिटा। इजरायली हमलों में नहीं बचा फैमिली का एक भी शख्स। और गजा में अपने ही घरों के मलबों पर रह रहे लोग, समंदर किनारे बेघर लोगों के घरों में घुसा पानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन खबरों की जिन पर ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते। मैं चाहता हूँ आप इन्हें भी पढ़ा और देखा करें। इजरायली सेटलर्स का रिवर्स माइग्रेशन चल रहा है। यूँ समझो कि घर वापसी हो रही है। अपने यहाँ चलते हैं ना, माइग्रेट होकर इधर आते थे पहले फ़लस्तीनी ज़मीनों पर बसने, कुछ इजरायली इलाकों में जो उन्हें मिले हुए थे उसमें, लेकिन अब पता चला इनका रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। ये इजराइल को और फ़लस्तीनी ज़मीनों को छोड़कर किसी दूसरे ममालिक में जा रहे हैं। और ये रिवर्स माइग्रेशन इस वक्त बहुत ज़ोर पकड़ रहा है, क्योंकि ये सब इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। अल-मायदीन की रिपोर्ट है कि पहली बार 7 अक्टूबर के बाद इजरायली सेटलर्स में रिवर्स माइग्रेशन जो है वो सामने आया है, रिवील हुआ है। और ये बताया गया है लगभग 1,17,000 से ज़्यादा इजरायली सेटलर्स ने ज़मीनें छोड़ दी हैं फ़लस्तीन की। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ये सबसे बड़ी तादाद का आंकड़ा सामने आया है। ये बताया गया है कि जो वॉर चल रही है और रेजिस्टेंस मूवमेंट जिस तरीके से मुकाबला आईडीएफ का कर रहे हैं गजा और लेबनान में, उससे इन्हें ये लगा सेटलर्स को कि भाई आईडीएफ जब जीत नहीं पा रही तो हम कहाँ से सिक्योर हो पाएंगे। ये तो वही बॉर्डर वाली ज़मीन हमें कब्जा कर दे देंगे या दान में दे देंगे कि जाओ रहो, तुम्हारी लैंड है, प्रॉमिस लैंड है, लेकिन हमारी ज़िंदगी तो हर बहुत मुश्किल में होगी, हम इसलिए थोड़ी ना आए थे। लिहाजा ये जा रहे हैं, बताया जा रहा है। i24 न्यूज़ के हवाले से ये खबर दी गई है अल-मायदीन में। जल्दी चलते हैं। इजरायली हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक डेटा और शाया किया है। इसके मुताबिक अब तक 7 अक्टूबर से 22,717 इजरायली फ़ौजी जो हैं ज़ख्मी हुए हैं। और पिछले 24 घंटों में या 36 घंटों में 25 फ़ौजी अकेले लेबनान में ज़ख्मी हुए। इजराइल के ज़ख्मियों की तादाद, ये तादाद और ये डाटा इजरायली हेल्थ मिनिस्ट्री का है। उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किया। मैंने या अल-मायदीन ने नहीं, अल-मायदीन तो लेबनीज़ वेबसाइट है, आप किसे कहेंगे। खैर, 10 अक्टूबर के बाद का है, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमले शुरू हुए थे। 10 अक्टूबर से ज़ख्मियों की आने की जो है वो आमद जो है वो शुरू हो गई थी अस्पतालों में। तो तब से जब रजिस्टर बने तब से लेकर आज तक बताया जा रहा है कि नहारिया के हॉस्पिटल में, जिव हॉस्पिटल साफेद में है, बहुत सी जगह के हॉस्पिटल में जो लगातार घायल आ रहे हैं, उनकी तादाद लगभग 23,000 पहुँचने वाली है। पुलिस के लोग, इजरायली पुलिस के लोग और इजरायली डिफेंस फोर्स का फौजी समेत करीबन 9 लोग अरेस्ट किए गए हैं। और मामला ये है कि उन्होंने एक फ़लस्तीनी को किडनैप करने की कोशिश की या किडनैप किया, उसे असॉल्ट किया, उसे मारा पीटा, उस पर हमला किया, उसकी बेइज्जती की और उस पर तरह तरह की जुल्म ढाए।
अब इस मामले में जो है वो संज्ञान लिया गया है, तो इस पुलिस वाले को, आईडीएफ के बंदे को गिरफ्तार किया गया है। इस खबर को छापने की कोशिश जो है द जेरूसलम पोस्ट की वो ये भी है कि दुनिया को ये पता चले कि फ़लस्तीनी हो या इजरायली यहूदी हो, जिसके खिलाफ भी गलत होगा इज़राइल में या इज़राइल का कोई बंदा करेगा, हमारा कानून इतना सख्त है, उन सबको सज़ा देगा। मुझे लगता है फिर जो 44,000 में से 30,000 औरतें और बच्चे मारे गए हैं गज़ा में, उस मामले में भी तो इंसाफ होना चाहिए। ये एक फ़लस्तीनी की बात थी, हालांकि इनका मामला बहुत उठा था। ये जो आप शख्स देख रहे हैं, इजरायली सोल्जर इनको घेरे खड़े हैं हुवारा के पास, ये वेस्ट बैंक की तस्वीर है, समझ रहे हैं? ये इस तरीके से घेरे खड़े हैं, हालांकि ये वो शख्स है नहीं, है नहीं पता, लेकिन फ़लस्तीन के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर आईडीएफ की मौजूदगी जब जब ज़्यादा बढ़ जाती है, मकामी फ़लस्तीनी लोगों पर जुल्म के सिलसिले बढ़ जाते हैं। सर हम बढ़ते हैं आगे, हम भी बढ़ते हैं आगे। द जेरूसलम पोस्ट की खबर क्या कहती है वो समझ लेना चाहिए। इज़राइल काट्स न्यूज़ डिफेंस मिनिस्टर हैं इज़राइल के, इनको अप्रूवल मिल गया है। जॉर्डन से लगती जो सरहद है, वेस्ट बैंक और जॉर्डन की सरहद मिलती है, वेस्ट बैंक को तो उन्होंने लगभग कब्जा ही रखा है, ऑफिशियली बस अनाउंस कर देंगे जैसा कि ये बोलते हैं, हालांकि होना बहुत मुश्किल है। फिर भी ये जॉर्डन और वेस्ट बैंक से लगती जो सरहद है, वहाँ जॉर्डन की सरहद पर फेंस की जो है वो एक दीवार से खड़ी करेंगे, फेंसिंग करेंगे कंटीले तारों की, ब्लॉक करेंगे ईरानियन प्लॉट्स को, ताकि ईरान के, इनका ये कहना है कि ताकि ईरान की तरफ से कोई मदद, कोई हथियार, कोई और जो साजिशें हैं या ईरान की जासूस वगैरह वो हमारे यहाँ ना आ सकें, ये इजरायलियों का कहना है। कमाल की बात यह है कि बेज़लेल स्मोट्रिच इजराइल की इस खस्ता हालत इकनॉमी के दौरान इस प्रपोजल के लिए तैयार हो गए, जिसमें मिलियंस ऑफ मिलियन शेकल लगने हैं। भाई दीवार इतनी, तो कई किलोमीटर की दीवार होगी। स्मोट्रिच ने टेंस ऑफ मिलियंस शेकल अप्रूव कर दिए, नेतन्याहू भी तैयार हो गए, जबकि योव गैलेंट जब डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ये बात कही थी, तब ये प्लान प्रपोजल रोक दिया गया था। आखिरकार इजराइल कार्ड्स में ऐसा क्या है? इजराइल कार्ड्स बेंजामिन नेतन्याहू के बहुत करीबी हैं, नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर हैं, बेज़लेल स्मोट्रिच उनके अंडर आते हैं। पार्टी दूसरी हो सकती, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के नीचे रहकर तो बाबा जी करना होता है। खैर, हम गज़ा पर आते हैं। 14,000 फ़लस्तीनी ख़ानदान ऐसे हैं जिनका हेल्थ मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड से नाम मिट गया है, ये बताया गया है। गज़ा में 14,000 फैमिलीज़, 44,000 तो लोग हैं, लेकिन एक एक बार में कभी कभी पूरा पूरा परिवार उजड़ जाता है, पूरा ख़ानदान। तो 14,000 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनमें न कोई यतीम बच्चा है, न कोई बेवा है, न कोई और रिश्ते से महरूम है, मतलब कोई मर जाए तो सारे के सारे मर गए, बाप बेटा बेटी, माँ दादा दादी नाना नानी जो भी थे सब। 14,000 ये एक ख़ानदान हुआ जो मैंने रिश्ते गिनाए, ऐसे 14,000 ख़ानदान, ऐसी 14,000 फैमिली साफ हो गई हैं पूरी तरीके से गज़ा में। और ह्यूमैनिटी के पापा इसको नहीं देख रहे हैं, उन्हें ये जुल्म नहीं दिखाई दे रहे हैं। 7,160 कत्लेआम अंजाम दिए गए हैं इजराइल की तरफ से, ये कहना है अनादोलू का, तुर्की की न्यूज़ एजेंसी का। और फ़लस्तीन में जो लोग हैं वो बहुत बुरे हालात में पिछले अक्टूबर से। कोई ऐसा शख्स नहीं है 20 लाख की आबादी में जिसने किसी अपने को या किसी जानने वाले को नहीं खोया है। हर किसी ने किसी को खोया है, बहुतों का गम बनाया है। हर वक्त वहाँ नमाज होती है, 5 वक्त की नमाज के अलावा नमाज जनाजा। इजरायली आर्मी, अनादोलू की हेडलाइन दूसरी है, इजरायली आर्मी कंटिन्यूज ब्लोइंग अप होम्स, आर्टिलरी शेयरिंग अक्रॉस गाजा। पूरे गजा में टैंक से गोले गिराए जा रहे हैं, ड्रोन से बम गिराए जा रहे हैं और बारूद लगाकर भी इमारतों को उड़ाया जा रहा है। तीनों तरीके से गजा के लोगों के घरों को, इमारतों को उड़ाया जा रहा है पूरे गजा में, ताकि अगर कोई सीज़फायर हो जाए, जंगबंदी हो भी जाए, तो इनके पास सालों तक रहने का कोई आसरा पक्का तो ना हो। तंबुओं टेंटों में ये अपनी ज़िंदगी गुजारें, मलबों पर गुजारें, बीमारियों से मर जाएं।
लेकिन इन्हें एक साफ सुथरी जिंदगी नहीं मिलनी चाहिए जिसके हकदार हैं। 14 महीने में ये जेनोसाइडल वॉर जो है, अनादोलू कहता है, उसने गज़ा के लोगों से उनका सब कुछ छीन लिया है, सिवाय उनके हौसले और सब्र के जिसके साथ वो टिके हैं और कभी भी इज़राइल को जीतने नहीं देंगे। वो अपनी ज़मीन छोड़कर नहीं जाएंगे। ये गज़ा के आम लोगों की बात है, हमास के लड़ाकों की भी नहीं जिनके हाथ में बंदूक है। खैर, एक शख्स का वीडियो शेयर किया है कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने। इसका दर्द समझिए। कई बार इनका टेंट उजड़ा, कभी इस शहर कभी उस शहर भागे, आखिर में समंदर के किनारे आकर बस गए। वहाँ भी अब मौसम ख़राब हो रहा है, पानी समंदर का बढ़ रहा है, तो लहरें उठी, बहुत ऊंची उठी, तमाम टेंट्स में घुस गईं। इनके स्वेटर, जैकेट, तकिए, गद्दे, लिहाफ सब में पानी भर गया, नमक भर गया, टेंट उजड़ गए। इसने अपने गुस्से का इजहार करने के लिए एक बिस्तर उठाया और समंदर में ही कूद गया। वहाँ समंदर में जाकर लेट गया, समंदर के पानी में, साहिल के ऊपर जाकर, साहिल से अंदर थोड़ा पानी के अंदर लेट गया और बोला कि ये हमारी ज़िंदगी है, हम समंदर में लेटें या टेंट में लेटें, पानी तो हर जगह है, वहाँ भी ऐसे ही पानी है। उसने अरब हुक्मरानों को दिखाने की कोशिश की कि हम किन अजियतों में, किन तकलीफ़ों में जी रहे हैं, क्या आपको हम पर तरस नहीं आता? तो ये जो अल-मवासी एरिया है खान यूनिस का, वहाँ पर हज़ारों हज़ार बेघर फ़लस्तीनी, वो सारे लोग समंदर के किनारे, साहिल के किनारे रहने को मजबूर हैं क्योंकि उनका हर ठिकाना उजाड़ दिया गया बम गिराकर। और ये वो लोग हैं, दूसरा वीडियो में दिखा रहा हूँ, कुछ न्यूज़ नेटवर्क को ही मैं इनका क्रेडिट देता हूँ। ज़रा आप पहला फ्रेम तो देखिए। एक फैमिली है, आप उसे छोड़िए और दूर तक, हदे निगाह तक आपको सिर्फ खंडर दिख रहे होंगे। आपने इस स्टिल में देखा नहीं है, सिर्फ खंडर दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है हम किसी भूत की फिल्म देख रहे हैं। ये क्या बना डाला गजा को? ये इंसानों का काम है क्या? फैमिली को देखिए, पूरी फैमिली बैठी हुई है, खाना बन रहा है, जिंदगी के और काम चल रहे हैं, माँ, मियाँ, बीवी, बेटी, बेटा सब हैं। हकीकत यह है कि ये अपने घरों के मलबे पे बैठे हैं। यहाँ कभी इनका आशियाना, ये किचन हुआ करता होगा कि इस घर में बेडरूम हुआ करता होगा, बैठक हुआ करती होगी। अ डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियन फैमिली वाज फोर्स्ड टू सेट अप अ टेंट ऑन द रबल ऑफ देयर डिस्ट्रॉयड होम। इन्हीं का घर है ये, खान यूनिस में। अपनी मर्जी के बिना अपने ही घर के ऊपर रहने को मजबूर हैं। वो नहीं चाहते थे कि मलबों पर रहें, लेकिन उनके घर को मलबों में तब्दील कर दिया। अब समंदर के पास जाएंगे तो क्या होगा? वो सारे लोग जो समंदर के पास हैं, वो सब खान यूनिस के नहीं हैं। न जाने बेचारे किस तरफ से आए होंगे। उनका यहाँ तो मलबा भी नहीं है, घर तो छोड़िए, वो कहाँ रहेंगे? और ये मलबों पर रह रहे हैं जिन्हें आप तस्वीरों में, वीडियो में देख रहे हैं। QAnon को मैं इसका क्रेडिट देता हूँ, तस्वीरों के ज़रिए दिखाना ज़रूरी है। ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान की जो नेवी कमांडर हैं, नेवी चीफ हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि हमारा एक नया वॉरशिप, एक नया समुद्री जंगी जहाज़ अब उतरने वाला है मैदान में, और उसमें हम लॉन्ग रेंज मिसाइल फिट करेंगे। लॉन्ग रेंज मिसाइल होगी एयर डिफेंस की, यानी अगर कोई उस जहाज़ को निशाना बनाने की कोशिश करे तो उस निशाने बनाने वाले ऑब्जेक्ट को, प्रोजेक्टाइल को हवा में ही मार गिराया जाए। इसलिए कुर्दिस्तान नाम का ये जहाज़ होगा, जंगी जहाज़, और कुर्दिस्तान। और ये सबसे बड़ी खासियत है कि ईरान ने खुद बनाया है अपने ही घर में, किसी की मदद नहीं ली। और इसमें सैयद एयर डिफेंस मिसाइल फिट की जाएगी। एक और ईरान का वॉरशिप है जिसका नाम ज़ाग्रोस है। बताया जा रहा है उसकी मिसाइल कैपेबिलिटी को 4 गुना बढ़ा दिया गया है। तो ईरान लगातार काम तो कर रहा है अपनी दिफा के लिए। हाँ, रूस ने जो है उन मिसाइलों के पुर्जे या टुकड़े, उनके फ़ोटो जारी किए हैं जो यूक्रेन ने दागी थी रूस पर अभी 3-4 रोज़ पहले, जो ATACMS थी, जो रूस के ख़िलाफ़ अमेरिका से यूक्रेन को मिली थी, लंबी दूरी की मिसाइलें।
जिनको लेकर रूस भड़क गया था, उनके टुकड़े फोटो जारी किए हैं और ये बताया गया है कि हाँ, ये अमेरिका में ही बनी हुई मिसाइलें थीं जो कुर्स्क रीजन को टारगेट करते हुए दागी गई थी यूक्रेन की तरफ से। और पूरा सब कुछ दिया गया है, फोटोज़ में दिखाया गया है कि अमेरिका में बनी हुई है, एक एक सबूत है, वहाँ सब कुछ लिखा ही होता है। उसके फ़िलहाल ये डेब्रिस पड़ा है क्योंकि इन्हें अमेरिका की मिसाइलों को रूस ने रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया था, तो बीच में ही फाड़ दिया था, तो ढक्कन भगोना सब उसका अलग हो गया। अगर वो टकरा जाती है अपने टारगेट पे तो वो चीथड़ों में तब्दील होकर शार्पनेस उसके अंदर भी होते हैं और बाहर का होल भी शार्पनर बन जाता है। खैर, UNRWA ने वार्निंग दी है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस गज़ा का बुरी तरीके से बढ़ रहा है और जाड़े आ रहे हैं, ठंड आ रही है, इसमें हालात और बदतर होंगे। लोगों के पास कंबल, गर्म कपड़े और गर्म खाना तक नहीं है, पेट भर खाना भी नहीं है, वो कैसे अपनी ज़िंदगी बचाएंगे। ये लगातार दूसरा ठंड का मौसम है जब गज़ा के लोग बेसहारा बेघर होकर खुले आसमान के नीचे अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ शो आपको पसंद आया होगा। सलामत रहिए, खुश रहिए।